नमस्ते। कभी सोचा है कि जब महंगाई मतलब इन्फ्लेशन एक बीमारी की तरह इकॉनमी में फैल जाती है तो उसे ठीक कैसे किया जाता है? इकोनॉमिस्ट्स के पास भी आप कह सकते हैं एक डॉक्टर का टूल किट होता है। आज हम बस उसी टूल किट को खोलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि महंगाई से लड़ने के लिए उनके पास कौन-कौन से जबरदस्त औजार हैं। देखिए, हम सब इस बात को महसूस कर रहे हैं, है ना? बाजार में चीजों के दाम बस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई इस बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए किया क्या जाए? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम साथ मिलकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हमारे इस टूल किट में क्या क्या है। हम बात करेंगे मौद्रिक उपायों की, फिर राजकोषीय उपायों की, उसके बाद कुछ दूसरे टूल्स और डायरेक्ट कंट्रोल्स पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम्स के लिए एक क्विक रिवीजन तो बनता है। तो चलिए टूलकिट का पहला खाना खोलते हैं। ये है मौद्रिक उपाय। ये वो तरीके हैं जिन्हें देश का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है। अच्छा, इन मौद्रिक उपायों में जो सबसे बड़ा हथियार है वो है क्रेडिट कंट्रोल। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। बाजार में पैसे के फ्लो को, मतलब बहाव को कम करना। सोचिए, जब लोगों की जेब में खर्च करने के लिए पैसा कम होगा तो जाहिर है डिमांड भी कम होगी और कीमतों पर ब्रेक लग जाएगा। तो सवाल है सेंट्रल बैंक ये करता कैसे है? उसके पास कई तरीके हैं। पहला, वो बैंक रेट्स बढ़ा देता है। इससे क्या होता है? लोन्स महंगे हो जाते हैं। दूसरा, वो ओपन मार्केट में सरकारी सिक्योरिटीज बेचता है, जिससे मार्केट का एक्स्ट्रा पैसा खिंचकर बैंक के पास आ जाता है। तीसरा, वो बैंकों का रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है, मतलब बैंकों को अपने पास ज्यादा पैसा रखना पड़ता है तो वो लोन कम दे पाते हैं। और हाँ, वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी यूज करते हैं, मतलब कुछ खास सेक्टर्स को मिलने वाले लोन पर लगाम लगा देते हैं। कभी कभी ना हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि थोड़े कठोर मतलब एकदम एक्सट्रीम कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण। इसका मेन मकसद होता है सिस्टम से ब्लैक मनी को फ्लश आउट करना। या फिर एक और भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है, पुरानी करेंसी को पूरी तरह से नई करेंसी से बदल देना। पर हाँ, ये एक बहुत बड़ा शॉक होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जितने भी मॉनेटरी टूल्स हैं ना, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन पर सबसे अच्छा काम करते हैं। मतलब जब बहुत ज्यादा डिमांड की वजह से कीमतें बढ़ रही हो। लेकिन अगर महंगाई की वजह प्रोडक्शन की बढ़ती लागत हो, जिसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, तो ये उपाय उतने असरदार साबित नहीं होते। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर सिर्फ मनी सप्लाई को कंट्रोल करना ही काफी नहीं है, तो फिर सरकार क्या कर सकती है? सरकार के खजाने में ऐसे कौन से औजार हैं? और यहीं पे एंट्री होती है हमारे दूसरे टूलकिट की, राजकोषीय उपाय या फिस्कल मेजर्स। अब ये वो कदम हैं जो सीधा सरकार उठाती है अपनी खर्च और टैक्स पॉलिसी के जरिए। सरकार के तरकश में भी कई तीर हैं, जैसे वो अपने फालतू खर्चों पर कैंची चला सकती है, लोगों और कंपनियों पर टैक्स बढ़ा सकती है, लोगों को ज्यादा सेविंग करने के लिए एनकरेज कर सकती है, सरप्लस बजट बना सकती है, और हाँ, पब्लिक डेट यानी सरकारी खर्चे को भी मैनेज कर सकती है। इनमें से एक बहुत ही पावरफुल टूल है सरप्लस बजट। इसका सीधा सा मतलब है सरकार जितना खर्च कर रही है उससे कहीं ज्यादा कमा रही है टैक्स वगैरह से। नतीजा, इकोनॉमी से जो एक्स्ट्रा पैसा है वो खिंचकर बाहर आ जाता है। एक और बड़ी मजेदार स्ट्रैटेजी है पब्लिक डेट को मैनेज करना। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है? वो अपने पुराने कर्जे चुकाना थोड़े टाइम के लिए रोक सकती है और साथ ही पब्लिक से और ज्यादा उधार ले सकती है। इससे भी वही होता है, मार्केट का पैसा घूमकर सरकार की तिजोरी में आ जाता है। ठीक है, तो अब बारी है हमारे टूलकिट के तीसरे और आखिरी हिस्से की। इसमें आते हैं कुछ दूसरे उपकरण और डायरेक्ट कंट्रोल्स। ये वो उपाय हैं जो ज्यादा सीधे, मतलब स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पर निशाना साधते हैं। इसमें कई अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि जरूरी चीजों का प्रोडक्शन बढ़ाना ताकि सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बना रहे, एक रैशनल वेज पॉलिसी अपनाना ताकि सैलरी और कीमतों की वो कभी ना खत्म होने वाली रेस रुक सके, और कुछ केसेस में तो सरकार को सीधे सीधे प्राइस कंट्रोल और राशनिंग का भी सहारा लेना पड़ता है। ये जो डायरेक्ट कंट्रोल्स है ना, इनके दो मेन रूप हैं। पहला है प्राइस कंट्रोल, मतलब सरकार जरूरी चीजों, मान लीजिए अनाज या तेल का एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है कि भाई इससे महंगा कोई नहीं बेचेगा। और दूसरा है राशनिंग, जिसमें सरकार लिमिटेड सामान को एक फिक्स्ड रेट पर बांटती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। लेकिन एक मिनट, इन डायरेक्ट कंट्रोल्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। अक्सर इनकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, मार्केट में अचानक चीज़ों की कमी हो जाती है
और हाँ, करप्शन और ब्लैक मार्केटिंग को भी खूब बढ़ावा मिलता है। चलिए अब एक बहुत ही खास और इंटरनेशनल टूल की बात करते हैं। इसका नाम है टोबिन टैक्स। इसे नोबेल प्राइज विनर जेम्स टोबिन के नाम पर रखा गया है। और ये है क्या? ये बेसिकली एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलने पर लगने वाला एक छोटा सा टैक्स है। तो सवाल है, इसे यूज क्यों करते हैं? देखिए, इसका मेन काम है करेंसी के एक्सचेंज रेट में होने वाले अचानक और बड़े बड़े उतार चढ़ाव को रोकना। ये उन स्पेक्युलेटर्स को डिस्करेज करता है जो बस शॉर्ट टर्म फायदे के लिए पैसा लगाते हैं और पूरे मार्केट को हिलाकर रख देते हैं। तो ये थे हमारे डॉक्टर के टूल किट के सारे औजार। अब खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चलिए सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो जल्दी से इन मेन कॉन्सेप्ट्स पर एक नजर डालते हैं। क्रेडिट कंट्रोल, ये सेंट्रल बैंक का टूल है। सरप्लस बजट, ये एक फिस्कल पॉलिसी है जहां सरकार की कमाई खर्चे से ज्यादा होती है। प्राइस कंट्रोल, जिससे अपनी अलग ही दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और टोबिन टैक्स, जो करेंसी कन्वर्जन पर लगता है। चलो अब एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्राइमरी मॉनेटरी मेजर क्या है? सोचिए। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह के इन्फ्लेशन के खिलाफ सबसे ज्यादा असरदार है? तीसरा, जब सरकार का खर्चा उसकी कमाई से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? याद आया? चौथा, वो कौन सा फिस्कल टूल है जिसमें कर्ज चुकाने को आगे बढ़ा दिया जाता है? और पांचवा, प्राइस कंट्रोल के कोई 2 बड़े नुकसान बताइए। अभी खत्म नहीं हुआ। सवाल नंबर 6, हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान वेज और बोनस को फ्रीज करने वाली पॉलिसी कौन सी है? सातवां, स्पॉट करेंसी कन्वर्जन पर कौन सा टैक्स लगता है? ये तो आसान है। आठवां, टोबिन टैक्स का नाम किसके नाम पर है? नवा, कौन सा एक्सट्रीम मॉनेटरी मेजर छोटे डिपॉजिटर्स के लिए सही नहीं माना जाता? और आखिरी 10वां सवाल, रैशनिंग का मेन मकसद क्या होता है? इस शैक्षिक प्रस्तुति गर्व से लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। उम्मीद है इस पूरी चर्चा से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के ये मुश्किल से लगने वाले टूल्स अब काफी आसान लगने लगे होंगे। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए क्या लगता है, आज की इस डिजिटल इकोनॉमी में ये पुराने पारंपरिक तरीके अब भी उतने ही असरदार हैं? अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए।